हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एनसीईआरटी जितना भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। ये आपका अध्याय 1 है फ्रेंड्स। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या नहीं है। तो भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों का नाम दर्शाना, ये आपका क्या है, उद्देश्य नहीं है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जीवों के शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूप एवं संबंध तथा उसके विकासीय परिवर्तन को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा का एक नाम दिया गया है। किस भाषा में दिया गया है? तो लैटिन भाषा में एक नाम दिया गया है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए जाते हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक जो कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कैरोलस लिनियस के बारे में जानते हैं कि वो क्या थे, कितने। देखिए, कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, वो क्या थे? वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी जो दिए थे, कितना ईस्वी में? 1758 में दिए थे। जीवों के विज्ञान, नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्था प्रणाली प्रस्तुत की। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत में बांटा। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को कितने जगत में? 3 जगत में, जंतु, पादप और खनिज। ठीक है, उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में, जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। पादप जगत को 24 वर्गों में विभाजित किया और जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जीवों को वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था, द्विनाम पद्धति नामकरण दिया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। चलिए, द्विनाम पद्धति के बारे में हम लोग जानते हैं। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीवों को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग को जीव का वंश और दूसरा को जाति को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश का नाम का बड़ा अक्षर यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जाति के नाम को छोटे लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण, होमो सेपियंस, ये किसका है? मानव का। किसका है? मानव जाति का हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक का नाम क्या है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीवों के वर्गीकरण का आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं। चलिए, क्या कहा जाता है? उसे जाति कहा जाता है। आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम, जैसे कि सबसे पहले जगत होगा, फिर संघ होगा, वर्ग होगा, गुण होगा, कुल होगा, वंश होगा, जाति होगा, या किसमें अवरोही क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक जो हो जाएगा आपका हिटेकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिटेकर, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जीव जगत के वर्गीकरण को निम्नलिखित वर्गीकृत प्रणाली प्रस्तुत की गई है जो निम्नवत है। 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? हैकल ने दिया, 4 जगत कोपलैंड दिया, 5 जगत आर.एच. हिकेटर ने दिया। हिकेटर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण जैसे क्या हो जाएगा आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप,
जंतु और एक आपका हो जाएगा कवक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में दिया हुआ है, जंतु एवं पादपों को वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान का शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे वर्गीकी कहते हैं। जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के संबंध में विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतियों, परिस्थिति एवं आनुवंशिकी पर आधारित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका कवक, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं जिन्हें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को दो वर्गीकरण में विभाजित किया गया है, एक आपका आर्किया अथवा आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। कवक स्वयं में एक पृथक जगत है, ये मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो देखिए विषाणु जो आपका शामिल किया जाता है फ्रेंड्स, यह आकोशिकीय में शामिल किए जाते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए विषाणु जो होता है ना, अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, जिसमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इसीलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं की जंतुओं का वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। वो क्या सत्य नहीं है? तो हो जाओ केंद्रक युक्त, यानी कि जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्या गलत दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कौन सी हो जाएगी? तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवाणु जो आपका है माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा जो है आपका प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। ये जीव मानव, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन, बीटालैक्स आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कवकों के विषय में असत कथन को चुनना है। तो देखिए असत हो जाएगा कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये आपका क्या है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कवक क्या होता है। तो देखिए कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे जैसे कवक सूत्रों से बना होता है। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। किसमें? कवक में जो है फ्रेंड्स पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसीलिए अपना पोषण अन्य पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी और मृत पोषी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 12, कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कवकों का प्रयोग जो किया जाता है खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, अल्कोहल निर्माण में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, उपयुक्त सभी यानी कि सभी में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ लाइकेन से संबंध कौन सा गलत है? तो देखिए लाइकेन जो होता है ये मृदा को हानि पहुंचाता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी सक्रिय के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस सहजीवी के कवक शैवालों को जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि प्रदान
करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों का पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का प्रयोग मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों को औषधि के निर्माण में तथा खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते हैं। जो लाइकेन होता है मृदा को हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि मृदा निर्माण में सहायक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, शैवालों के विषय में सत्य कथन को पहचानिए, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए, शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये प्रायः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन के लिए निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये आपके सभी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया, यानी कि लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। क्या हो जाएगा, विशिष्ट शैवालों के उपस्थिति के कारण लाल सागर इसे नाम दिया गया। चलिए जानते हैं, लाल सागर में ट्राइकोमेडिसियम एरिथ्रीसियम नामक झील हरित शैवाल बहुयातायात में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मृत हो जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है। पादप जगत के वर्ग, पादप जगत के कितने वर्ग होते हैं, तो ये थैलोफाइटा पादप जगत में आता है, बायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ये सब आपका पादप जगत में आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जीवों का आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थिति होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं, पादप जगत में शामिल किया जाता है। पादप जगत के मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं, यानी कि थैलोफाइटा में किसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं, तो हम लोग स्फेग्नम को शामिल नहीं करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना, पत्तियां में विभाजित न होकर थाइलस के रूप में होता है। इस पादपों में संवहन ऊतक का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक, लाइकेन, लिवरवर्ट शामिल किए जाते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, तो उसे नॉन स्टॉक एवं एनाबीना कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिन पादपों में भोजन और जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं, तो वो जो आपका आता है ट्रैकियोफाइटा में आता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए इसके बारे में जानते हैं। जिन पादपों में भोजन और जल में संवहन के लिए जाइलम, फ्लोएम संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी, यानी कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये बीज रहित पादप होते हैं, इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संघ पोरीफेरा की जीव को विशेषता नहीं है, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये आपका विशेषता नहीं होते हैं। इसके नाल तंत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके शरीर पर काटेनुमा संरचना होती है, बिल्कुल सही है। इसके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है, सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा एस्केलिम नथीज,
यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित जीवों तथा उनके संबंधित संघ को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ हो जाएगा आपका एनालिडा में। उसके बाद आपका हो जाएगा मकड़ी हो जाएगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एनालिडा संघ में खंड युक्त अथवा वलय जैसी संरचना वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार का हो सकते हैं, जैसे केचुआ। एनालिडा में आपका हो जाएगा केचुआ। आर्थ्रोपोडा संघ में सबसे बड़ा संघ है जिसमें लगभग 10 लाख जीव शामिल किए जाते हैं। इसका शरीर शीर, वक्ष, उदर में विभाजित किए जाते हैं, जैसे मकड़ी, केकड़ा, मधुमक्खी, मच्छर, ये सब हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा। मोलस्का संघ अंक से रुकु तथा कशेरुकी जंतुओं के सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कोमल शरीर एवं कवक वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। उदाहरण हो जाएगा शेप, ऑक्टोपस। अगला है कार्डेटा संघ के जीवों में शरीर के अंतर्गत पूर्ण विकसित होते हैं। इनके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। उदाहरण में हो जाएगा मेढक, मछली, मनुष्य इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, संघ सिलेटेट्रा के जीवों का सर प्रमुख लक्षण क्या है? ये हो जाएगा शरीर के अंतर्गुहा में उपस्थिति, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, अंकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक दो वर्गों का विभाजन किया गया है, वो संघ कार्डेटा में किया गया है। नेक्स्ट है अनियतापी जंतुओं की श्रेणी में आते अनियत, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियतापी जंतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है? ये जो का कार्य करता है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिज अंग दोनों के रूप में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मछली का वाताशय एक सहायक श्वसन अंग है तथा द्रव स्थितिज अंग है जो दोनों के रूप में कार्य करता है। यह मछलियों की देह गुहा में स्थित होता है जिनमें वायु भरी रहती है। इनके कारण मछलियाँ बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती है। चलिए 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स। पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न होती है, क्यों होती है? तो देखिए मध्यपट यानी कि डायफ्राम के कारण क्या होती है? अलग होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पैंथेरा टाइग्रिस, यानी कि बाघ का हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को क्या कहा जाता है? तो उसे हाइबरनेशन कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। शीत ऋतु में बहुत सी पशुओं की शारीरिक क्रियाओं की दर तथा तापमान कम हो जाता है और इनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति शीत निष्क्रियता प्रस्तुति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले पशु सामान्य मात्रा में अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक निश्चित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पे आप लोग को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सभी को जय हिंद।